मेरा नाम बिलाल खान है और मुझे कोई फिजिक्स पढ़ाते जो है वो तकरीबन 8 साल हो चुके हैं एफएससी को टीच करते हुए। और अलुमर के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने ये जो ऑनलाइन क्लासेस का एक सेटअप स्टार्ट किया है, ये बड़ा ही प्रोफेशनल और एक ऑथेंटिक और जिसमें ये भी कह सकता हूँ कि बहुत इफेक्टिव भी है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी बोर्ड के ऊपर भी अभी क्लास ही हम लोग पढ़ा रहे थे। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है ये अभी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर रेगुलर सेशंस के लिए भी चल रहा है। और आप लोगों के लिए ये सिस्टम हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है क्योंकि हमें एफएससी की तैयारी के लिए अब तो ये हालात के कुछ मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ लॉकडाउन करना पड़ा, कॉलेजेस बंद रखने पड़े। वरना इस टाइम ड्यूरेशन से पहले ही हम आपके मैट्रिक के एग्जाम्स के कुछ अर्सा बाद ही हम लोग जो है वो प्री क्लासेस अरेंज करते थे। प्री क्लासेस अरेंज करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो हम इन टाइम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को टेस्ट सेशन की तरफ लेके जा सकें। और टेस्ट सेशन के बाद आप लोगों की प्रॉपर तैयारी करवाने के बाद आपको कुछ दिन पहले फ्री कर दिया जाता है फर्स्ट ईयर के एग्जाम से। इसके साथ साथ हम लोग आप लोगों को जो है वो टेस्ट सेशन की तरफ भी लेके जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हमारे वीकली जो टेस्ट होते हैं वो भी आप साथ साथ होंगे। जैसे चैप्टर 1 अगर मैंने कंप्लीट कर लिया है तो चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद उसका एक टेस्ट होगा, उसको हम एलएमएस के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये एक कंप्लीट जिसके ऊपर काफी अरसा से काम किया जा रहा है, ये एक ऑनलाइन क्लासेस का भी प्लेटफॉर्म जो है वो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन सिस्टम के लिए। बच्चे अक्सर समझते हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस का हमें पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा। कुछ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप लोग मीम्स देखते हैं, उन्होंने मजाक बनाया होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या टीचर जो है वो उसको ठीक तरह से डिलीवर नहीं हो रहा होता। तो ये दैट इज अपार्ट फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी ये है कि हम इसको प्रोफेशनल मेथड में अभी तक लेके चल रहे हैं। और हमारी जो रेगुलर सेशन है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने उनको तैयारी करवानी है, कॉलेज की जो क्लासेस हैं, तो हम उनको अभी तक इस सेशन में लेकर चल रहे हैं। और अभी भी मैं लास्ट क्लास अभी फर्स्ट ईयर की पढ़ा के हटा हूँ। तो ये हमारा एक प्रॉपर सिस्टम होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस सिस्टम को इफेक्टिव और बेहतर बनाने के लिए इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से, आपके जो मैट्रिक के स्टूडेंट जिन्होंने आपके साथ शेयर किया था, जिन्होंने आपके साथ एग्जाम्स दिए, आप उनको इन्फॉर्म करें कि इस तरह से जो है वो इस प्लेटफॉर्म से एक बकायदा ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। दैट इज मोस्ट लाइकली टू द रियल क्लासरूम। आप लोग देख रहे हैं, आपको ऐसे लेक्चर के ऊपर मोबाइल सुनते हुए लगेगा कि जैसे आप रियल क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ये इससे अब आगे चलते हैं तो हम अपने सिलेबस की तरफ और कोर्स कंटेंट्स की तरफ आते हैं। फिजिक्स में हमें बुक 1 और बुक 2, फर्स्ट ईयर की बुक 1 और सेकंड ईयर की बुक 2 प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों ने जैसे 9th क्लास पढ़ी थी, तो 9th क्लास के अंदर हमारे पास ज्यादातर क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जिसके अंदर न्यूटन लॉज थे, मोशन थी, मोमेंटम था और चीजें किस तरह मूव करती हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लोगों ने टेम्परेचर्स को स्टडी किया था। हमारी बुक 1 भी तकरीबन वैसी ही बुक है फिजिक्स की। उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह करना है। चैप्टर 1 जो है वो हमारा मेजरमेंट्स का चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली हम किसी चीज को मेजर। 9th क्लास में आप लोगों ने बेसिक डिवाइसेस पढ़े थे, वर्नियर क्या होता है, मीटर रूल क्या होता है, टेप क्या होती है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। हम उससे थोड़ा सा लेवल अप हो गए हैं, हम उससे आगे जाके स्टडी करेंगे कि ये चीजें जो है ये डेली लाइफ में जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये वहां पे कैसे वैलिड रहती है, ये वहां पे कैसे यूजफुल है। अच्छा, दूसरी चीज फिर हम वेक्टर्स पे जाएंगे, चैप्टर 3 में मोशन पे जाएंगे, चैप्टर 4 में वर्क डन स्टडी करेंगे, चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे, चैप्टर 5 में फिर चैप्टर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स, देन ऑसिलेशन और वेव्स के चैप्टर है और लास्ट में हमारा थर्मोडायनामिक्स है। देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स। हमारे टोटल बुक के अंदर जो है वो 11 चैप्टर्स हैं। अब 11 चैप्टर्स अगर आप देखें तो आपके 11 चैप्टर्स में से आपको एमसीक्यूज आने हैं, शॉर्ट आने हैं और लॉन्ग आने हैं। उनको हम एक एक मतलब मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ कि एक्चुअली इनकी वेटेज कितनी है और इस वेटेज के मुताबिक जो है वो आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। हाँ, जब हम सेकंड ईयर की बुक के ऊपर जाएंगे तो सेकंड ईयर की बुक के अंदर फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज्यादा शुरू हो जाएगा, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इस तरह की चीजें हम स्टडी करेंगे। बुक 1 जो है वो बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप उसको कॉन्सेप्ट की अप्रोच से बड़ी स्ट्रांगली ग्रिप करेंगे, अगर आपने उसको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांगली ग्रिप नहीं किया तो आपको एंटी टेस्ट में जाके फिर इशू करेगी। मैं क्योंकि एंटी टेस्ट भी टीच कर रहा हूँ काफी अरसे से, तो मैं आप लोगों को कई दफा जब एंटी टेस्ट का वर्ड यूज किया करूंगा, उसका मतलब ये होता है कि जब आप लोग एफएससी कंप्लीट कर लेते हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो रट्टा बेस्ड नहीं होता, वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो
अगर आप लोगों ने एफएससी जो इस तरह बड़ी होगी कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और साथ साथ थ्योरी भी पूरी ग्रिप पे होगी, तभी आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमें बोर्ड के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट भी, मेरा लर्निंग सिस्टम वैसे भी ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे ने जो रट्टा लगाना याद करना मार्क्स तो उसी की बेस पे मिलने हैं, लेकिन हम अपने क्लासरूम के अंदर बच्चे को सिर्फ रट्टा लगाना नहीं सिखाएंगे। मैं कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली लाइफ के अंदर भी हमारे साथ साथ चल रहा होता है। हर चीज में, माचिस के जलाने से लेकर, जो आप खाना पकाते हो चूल्हे के जलाने से लेकर, आप सफर करते हो ट्रेवल करने से, आपके सुनने से रिलेटेड, आपके देखने से रिलेटेड, आपके टच करने से रिलेटेड, हर चीज दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो क्योंकि इसके डेली लाइफ में इतने ज्यादा यूजेस हैं, इतने ज्यादा यूजेस हैं, तो हम सिर्फ अपनी बुक को अपने तक में, रट्टे तक या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि डेली लाइफ में भी जो उसके यूजेस बनते हैं हम उसको भी डिस्कस करें साथ साथ। तो मेरा बार बार आप लोगों को एक पैगाम नहीं है कि एक अच्छी क्लासरूम बनाने के लिए आप लोग अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को और जितने जानने वाले उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि जी ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, सिर्फ एक लिंक के ऊपर जाके आपने रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर करवाने के बाद आप डायरेक्टली क्लास के अंदर ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ये जितना ज्यादा आप स्प्रेड कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं, क्योंकि ये इस तरह के लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर आपको एक ऐसी रेगुलर क्लास पढ़ने का और इस तरह सीखने का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, अगर हम डिस्कस करें अपने आज के लेक्चर की तरफ चलें, तो हमारा जो आज का लेक्चर है, जी मैं इसको रेज कर देता हूँ और हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आधे एक मिनट का मुझे पॉज चाहिए क्योंकि अजान हो रही है, तो मुझे अजान सुन लेने दें, उसके बाद जो है वो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मैं उतनी देर तक ये रेज कर देता हूँ। अब हमने जो है वो अपने पेपर की जो तैयारी करनी है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। हमें बोर्ड में पेपर आता कैसा है, फर्स्ट ईयर का पैटर्न क्या होगा, पेपर पूछा कैसा जाएगा, एमसीक्यूज कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे। मैं पहले आपको एक हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर अपनी बुक की तरफ चलेंगे। मेरे पहले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाता होता हूँ, पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बातें करते हैं। हम अपनी एफएससी की बुक 1 पे, इस बुक 1 के अंदर जो पेपर पैटर्न है वो आपको इस तरह से पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 70 एमसीक्यूज आएंगे। हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन से टोटल 17 मार्क्स मिलने वाले हैं। या आप लोग साथ साथ ना रजिस्टर निकाल लें अपनी नोट, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक आप लोगों ने परचेज कर ली हुई है तो उसकी बैक साइड पे कहीं पे लिख लें। तो ये आपका पूरा प्रॉपर क्लास की तरह ही आपने इसको लेके चलना है, और आप अपने साथ नोटबुक्स के ऊपर ये चीजें साथ साथ नोट भी करते जाएं, आप लोग रेगुलर क्लास में नोट करते रहते हैं। अच्छा, और मैं गारंटी देता हूँ ये आपका इतना इफेक्टिव चीज है, इतनी इफेक्टिव लेक्चर है कि मतलब आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो दे आर बेस्ट टीचर्स अमंग दी अदर। तो आप इससे अच्छा लेक्चर आपको मतलब शायद हम क्लास में भी जब अटेंड करें तो आपको ये चीजें बाकी जगह पे, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होंगी। इसको लाइट मोड में नहीं आपने लेना। उसके बाद हम इसके सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 जो है वो सब्जेक्टिव की तरफ चला जाता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल आपको जो है वो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपके पास 4 क्वेश्चंस की ऑप्शन है, क्योंकि आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं तो उसका मतलब हर क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 16 मार्क्स देके जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट आंसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी उसी पैटर्न के ऊपर 12 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आपको 2 मार्क्स, यानी ये क्वेश्चन भी आपको 16 मार्क्स दे जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 भी ऑप्शन है इसमें,
6 into 2 ये क्वेश्चन आपको बड़ा नंबर मिल रहा है। तो कुछ हुआ यूं कि आपको टोटल क्वेश्चन 33 गिवन होंगे, जिसमें से आपने 22 अटेम्प्ट करने होंगे। तीनों क्वेश्चन मिला के आपको 22 into 2 44 मार्क्स के बने। इसका मतलब हमारा जो मेजर पोर्शन है वो 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने एमसीक्यूज देखे। एमसीक्यूज के 17 मार्क्स हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के 44 मार्क्स हैं, और फिर हमारा इसके सेक्शन, इसको 1 कहा जाता है जो ऑब्जेक्टिव का है, और फिर सेक्शन 2 आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। अब लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, उसका ए और बी पार्ट होगा। ए पार्ट थ्योरी का क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, और बी पार्ट 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी पार्ट। यानी ये टोटल आपको जो है वो 5 क्वेश्चन के बने, 1 2 3 4 5। इसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 5 + 3 8 मार्क्स का, इसका मतलब 3 × 8 24 मार्क्स। अगर आप इनको टोटल करें तो ये बन जाते हैं 17 ऑब्जेक्टिव के, 44 शॉर्ट क्वेश्चन के, 24। ये आपका टोटल 85 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होगा। रिसेंट ईयर्स के अंदर, कुछ पुराने सालों के अंदर ऐसा भी हुआ है कि इनके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल क्योंकि ऐड कर दिया जाता है तो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो जाती है, लेकिन अभी तक हमारा जो पैटर्न है वो यही है। 17 एमसीक्यूज है हमारे पास, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 33 में से आपने 22 अटेम्प्ट करने हैं, और 22 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको उसके 44 मार्क्स मिलेंगे। इंशाल्लाह हमने ये कंप्लीट मार्क्स अटेन करने के लिए अपनी जो प्रिपरेशन शुरू करनी है वो ये कंप्लीट मार्क्स अटेन करने के लिए ही होगी। और हमारा टारगेट हमेशा, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उसका टारगेट हमेशा 85 ही होता है। तो 1 या 2 मार्क्स तो कम हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हम लोग करेंगे। अब चलते हैं हमने बुक 1 के इंट्रोडक्शन की तरफ, कि हमने बुक 1 के अंदर स्टडी क्या करना है। तो अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग बुक्स भी ओपन कर लें। मैं आप लोगों को एक, आज आप लोग अपने कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों ने शेयर किए हुए हैं, तो मैं आज ये करूंगा कि आपको जो बुक्स हैं वो मैं आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यानी अगर अभी आप लोगों ने नहीं खरीदी हुई बुक्स तो मैं आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स लेके उनसे स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपकी वही 9th क्लास वाली होंगी। जब हमने हासिल करना शुरू किया, जब हम लोग ने नॉलेज गेन करना शुरू किया, उस नॉलेज की बेस क्या थी, उस नॉलेज की बेस थी नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी क्या है? इंसान जब सीखा, सबसे पहले तो इंसान ने सीखना शुरू किया नेचर से। नेचर के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जैसे आप लोग अगर पुराने जमाने की बात देखो तो अरिस्टो एक बहुत बड़ा उस्ताद माना जाता है। अरिस्टोटल जो है जब वो पढ़ाता होता था स्टूडेंट्स को तो उसकी कोई कैटेगरी नहीं थी होती कि वो फिजिक्स का टीचर था, वो इस्लामियात का टीचर था, वो बात स्टडी का टीचर था, या वो मैथमेटिक्स का टीचर था। वो क्या करता होता था, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता था और जो भी बातें उससे जो पता होती थी, जो नॉलेज की बातें होती थी वो डिलीवर करता था। उसमें जंग लड़ने के तरीके भी होते थे, उसमें सितारों का एम भी होता था, उसमें मैथमेटिक्स का किताब का अमल भी होता था। ये सारी नेचुरल फिलोसफी है। नेचुरल फिलोसफी को डिस्क्राइब इस तरह से किया जाता है, दैट इज स्टडी ऑफ नेचर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ये हम जनरली स्टडी करते हैं कि जब हमें सब्जेक्ट की डिस्क्रिमिनेशन ना दी जाए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। अच्छा, नेचुरल फिलोसफी से जब हम आगे आए तो हमें स्टडी करना पड़ा साइंस। साइंस दो तरह की होती है, कुछ होती है बायोलॉजिकल साइंसेस और कुछ होती है फिजिकल साइंसेस। इनमें फर्क ये होता है, बायोलॉजिकल साइंसेस जो है दैट डील्स, साइंस की वैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि तजर्बात और मुशाहदात पर मबनी इल्म। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ने, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने पढ़ा था द स्टडी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं।
बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन भी है। The study of living things is called, well, is included in biological sciences, and study of non-living things in physical sciences. अब फिजिकल साइंसेस के अंदर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, ये सब कुछ जो है ये फिजिकल साइंसेस की ब्रांच है। हमें इसमें से फिजिक्स को स्टडी करना है। फिजिक्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, स्टडी ऑफ तीन चीजों का नाम है, मैटर को स्टडी करना, एनर्जी को स्टडी करना और इन दोनों के इंटरेक्शन को स्टडी करना। मैटर को स्टडी करने का मतलब क्या होता है? मैटर्स को स्टडी करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड तमाम फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास, उसका वॉल्यूम, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, ये सब चीजें हम मेजर करें कि ये क्या है, तो हम उस मैटर को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर एनर्जी को स्टडी किया जाए तो वर्क, एनर्जी, हीट, ये सारी जो है एनर्जी की फॉर्म्स है। फिर जब हम मैटर और एनर्जी को इंटरेक्ट करवाते हैं तो मैटर में जब एनर्जी आ जाती है वो मूव करता है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इससे बहुत सारी चीजें आगे ड्राइव होती जाती है। जब हम फिजिक्स पार्ट 2 में, जैसे मैट्रिक में भी आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी। मैटर में जब एनर्जी फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो मोशन की वजह से हम एक्चुअली इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी ही स्टडी कर रहे होते हैं। हमारी फिजिक्स की पूरी बुक 1 और 2 के अंदर हम कहीं पे भी मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन से बाहर कुछ स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी बुक के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, फ्रंटियर्स ऑफ साइंस कौन कौन से? फ्रंटियर वर्ड का मतलब होता है पहलू, यानी मेजर को एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर हम साइंस को कैटेगराइज करते हैं। तो साइंस को हम 3 मेजर फ्रंटियर्स में कैटेगराइज करते हैं। 3 मेजर फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं? पहला, वर्ल्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज पार्टिकल्स, और थर्ड है वर्ल्ड ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। यानी हमारे पास 3 मेजर फ्रंटियर्स होंगे जिनमें हम साइंस को कैटेगराइज करेंगे। एक स्मॉल पार्टिकल्स की दुनिया, एक मिडिल साइज पार्टिकल्स की दुनिया और एक लार्ज पार्टिकल। इसमें मिडिल साइज पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहा जाता है। मैंने ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये हम स्टार्टिंग विद नेचुरल फिलोसफी मैंने बताया था कि स्टडी ऑफ नेचर होती है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। यानी जब हमने स्टार्टिंग में एजुकेशन लेना शुरू की तो हमने नेचर से सीखना शुरू किया था, और नेचर ने हमें कैसे सिखाना शुरू किया, आग जलाई तो हमें पता लगना शुरू हो गया आग जलना शुरू कैसे हुई, खाने पीने की चीजें सीखना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता नेचर ने हमें सिखाना शुरू किया कि आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया साइंसेस में। साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस का नाम था। अब साइंस के अंदर 2 मेजर पार्ट्स थे, बायोलॉजिकल साइंसेस जिनमें लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता है, और फिजिकल साइंसेस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये जो फिजिकल साइंसेस हैं, फिजिकल साइंसेस के अंदर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, और बहुत सारी इसकी कैटेगरीज होती है। हमारा काम जो है वो फिजिक्स को स्टडी करना है, तो फिजिक्स में स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन। तो फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करेंगे, मैटर क्या चीज है, एनर्जी क्या चीज है, वर्क कैसे होता है, बॉडी हाइट पे जाके कैसे एनर्जी देती है, हीट कैसी एनर्जी है, साउंड कैसी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी की फॉर्म है। सूरज की रोशनी एनर्जी की फॉर्म है, हर चीज हमारे इर्द जो है वो एनर्जी है। एंटर इंटरेक्शन, यानी मैटर जब एनर्जी से इंटरेक्ट करता है तो फिर क्या उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, मोशन क्रिएट होती है, फिर उस मोशन की क्या कैटेगरीज हैं, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। सेकंड ईयर में भी जब मैंने बताया
करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें भी सारा का सारा एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो वो एक्चुअली एनर्जी गेन कर रहा होता है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखवाया शॉर्ट क्वेश्चन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, तो मैंने उसमें बताया फ्रंटियर्स तीन है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज पार्टिकल्स, वर्ल्ड ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये मिडल साइज क्या है, लार्ज क्या है और स्मॉल पार्टिकल्स हैं क्या। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ मुझे स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, और हर किसी का अपना अपना नजरिया है। वो बच्चा कहता है सर ये देखिए ये मार्कर जो है वो एक स्मॉल पार्टिकल है, वो छोटा है। एक बच्चा कहता है नहीं सर ये देखें, फिर इसका अगर हम गैप उतार लें ये दो से भी छोटा है। एक बच्चा कहता है नहीं सर मेरे घर में मेरा छोटा भाई जो है वो छोटे पार्टिकल्स की एग्जांपल। तो हर किसी के मुताबिक छोटा पार्टिकल जो है वो अपनी कैटेगरीज के मुताबिक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा जो है वो इरेजर छोटा पार्टिकल है, कई कहते हैं सर हमारा घर बड़ा छोटा सा है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो छोटे की कोई डेफिनेशन नहीं है कि बड़ा स्मॉल पार्टिकल। साइंस में तो हम ऐसी कोई चीज स्टडी करते ही नहीं है जिसके अंदर जब तक हम उसको कैटेगराइज ना कर लें कि ये डेफिनेशन क्या है इसकी और हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल तो लिख दिया लेकिन इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी है। स्मॉल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज जो है वो मॉलिक्यूल के साइज से छोटा होगा। मॉलिक्यूल के साइज से छोटी चीजें क्या है? एटम। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। इसके गिर्द क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किससे मिलके बने हैं? तो वो मिलके बने हैं क्वार्क्स से। क्वार्क्स क्या है? तरह के होते हैं और इनको हम स्टडी करते हैं आगे जाके हायर लेवल पे। तो एक्चुअली हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि हम स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स पे पहुंचने की कोशिश करें जिनसे मैटर वजूद में आया था। अभी तक तो हम इस पे कामयाब नहीं हुए क्योंकि हम जो भी पार्टिकल ढूंढते हैं वो सब डिवाइड हो गए उससे आगे जाइए। पहले लोग कहते थे एटम इज इंडिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम भी डिवाइड हुआ। फिर कहा गया जी न्यूक्लियस इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी डिविजिबल हो गए, उसमें क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स भी डिविजिबल हैं। और इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स पे हम जाते जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल के साइज से छोटी जितनी भी स्टडी होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाट अबाउट लार्ज पार्टिकल्स? लार्ज पार्टिकल में हम क्या स्टडी करेंगे? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स के अंदर वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज अर्थ के साइज से ग्रेटर है। अब हमारे गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में, सिस्टम में काफी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स को डील करते हैं। सन है, इसके अलावा और बाकी जितने भी स्पेस के अंदर स्टार्स हैं जिनका साइज अर्थ के साइज से ज्यादा है, उनकी स्टडी एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स में। अच्छा, व्हाट अबाउट मिडिल साइज पार्टिकल? और या मिडिल साइज या हम कॉम्प्लेक्स मैटर का नाम ही ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो ये जो उसकी दरमियान की कैटेगरी है ना, यानी मॉलिक्यूल के साइज से बड़े और अर्थ के साइज से छोटे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम मिडिल साइज पार्टिकल। हमारी जितनी क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स जिसे कहते हैं, जो न्यूटन ने हमें फिजिक्स सिखाई है, इसमें लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशंस हैं, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स मैटर या मिडिल साइज पार्टिकल के लिए, क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्मॉल के लिए भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए तो नहीं है वो, ना वो अर्थ के साइज से ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स के लिए। दैट इज ऑल अबाउट मिडिल साइज पार्टिकल। उनका ताल्लुक सिर्फ हमारे डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट से, हम मिडिल साइज पार्टिकल है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि बताएं जी मून किस कैटेगरी में आएगा, स्टडी ऑफ मून, तो मैंने अभी कहा कि अर्थ के साइज से जो छोटे होंगे, तो मून जो है अर्थ के साइज से छोटा है, इसका मतलब दैट इज स्टडी इन द मिडिल साइज पार्टिकल और कॉम्प्लेक्स मैटर। तो ये हमारी तीन कैटेगरीज डिवाइड हो गई कि हमने स्टडी किया कि मिडिल साइज पार्टिकल्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स मैटर क्या है, लार्ज पार्टिकल्स क्या है। ये हमने तीन कैटेगरीज इसकी डिवाइड कर ली। आज हमारी क्लास क्योंकि जो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं अब आप लोगों को इसके जूम ऐप के कुछ फीचर्स और दिखा देता हूँ कि हम इसके ऊपर जो है वो लाइव बुक भी स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने भी आपको चीजें ये बताई हैं, ये सारी हवाई बातें नहीं थी, हमने इसको बुक से याद भी करना है। और ये चीज हम इसी तरह आपको मतलब कंटिन्यू भी करेंगे कि आप लोगों से ये चीजें देखी भी जाएंगी कि आप डेली स्टडी भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। बस ये लेक्चर सुन के तो आप लोग नहीं फ्री हो जाते। मैं अभी थोड़ा थोड़ा इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है, तो हम कंप्लीट काम करेंगे। यानी अगर आप लोगों के पास बुक है या नहीं है, अगर है तो आप सामने रख लें, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों की ही टेक्स्ट बुक सॉफ्ट फॉर्म में दिखाने लगा हूँ। देखें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो है फिजिक्स 11 जो है 2016-17 का एडिशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो इसकी हमारे पास ये जो है ये अच्छा, जो स्टूडेंट्स क्योंकि देख रहे हैं न्यू यूजर
तो आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मेरी हो रही है उस पर क्लिक कर लिया करें, ताकि जो है वो आपको स्क्रीन बिगर नजर आए, उसका साइज जो है वो ग्रेटर हो जाया करे। पहला चैप्टर मेजरमेंट स्टडी करेंगे हम, दूसरा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फिर मोशन एंड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑसिलेशन वेव्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो टोटल हमारे पास जो है वो 11 चैप्टर्स हैं। अब ये कौन से चैप्टर से किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ स्टडी करते जाएंगे। अपेंडिसेस के अंदर जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं, और फिर हमारा इंडेक्स होगा जिसमें बताया जाएगा कि इसके कंटेंट्स कहाँ से लिए गए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था मेजरमेंट, जो आज हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया। इसकी लास्ट लाइन में अगर हम देखें, यहाँ पे आपके बर्थ सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, जो कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी हमने जैसे कहा, दैट इज नेचुरल फिलोसफी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगर हम जाएं तो वहां पे दो हमारे पास ब्रांचेस गिवन है। कुछ हमारे पास फिजिकल साइंसेस है, डील्स विद नॉन लिविंग स्टडीज थिंग्स, और कुछ जो है वो लिविंग थिंग्स से जो करती हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेस है। तो यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर गिवन है कि फायरलाइट, उसने कहा 20 बिलियन बिग बैंग से हम याद करते हैं, और उससे जो है वो एक रोशनी निकली, और सन का कुछ पार्ट अलहदा होके उसने डिफरेंट ऑर्बिट्स घूमना शुरू कर दिया, जो ऑर्बिट ऑफ और प्लैनेट्स हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स की, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर आसपास लाइन से अगर आप देखें, at present time there are three main frontiers of fundamental science: the world of extremely large, the universe itself, यानी यूनिवर्स में जो बड़े ऑब्जेक्ट, radio telescope now gathering information about far side of the universe having recently detected as radio waves, firelight of the big bang, यानी bang वो अभी भी हमें मिल रही है रेडियो वेव्स की फॉर्म के अंदर, और हम उससे देख रहे हैं कि यूनिवर्स कितनी एक्सपेंडेड है। 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये काम स्टार्ट हुआ था। सेकेंड वर्ड ऑफ दैट पार्टिकल्स, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन और अदर पार्टिकल्स जो कि मॉलिक्यूलर लेवल से छोटे हैं, एटम लेवल पे जाके। It is also known as middle-sized things. The molecule is one of the extreme from molecules at the one of the extreme earth at the other end. यानी molecules से लेकर अर्थ के साइज तक जो है वो ये सारा कुछ आता है। अच्छा, अब ये चीज तो हमने इतनी तो स्टडी कर ली हमने भी, अब ये साइड पे जो लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। हमारी बुक कहती है जी कुछ फिजिक्स के एरियाज होते हैं और कुछ जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज होते हैं। एरियाज का मतलब ये है कि जब आप फिजिक्स को स्टडी कर रहे हो आप लोगों ने क्या चीजें स्टडी करनी है। जैसे हमने मैकेनिक्स पढ़ी, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सारी जो है हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए जो पार्ट्स हम स्टडी करते हैं वो उसके एरियाज हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इनमें से एरिया कौन सा, तो ये सारे एरियाज हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि आप फिजिक्स के साथ किसी दूसरे, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैसे चेक करता है? डॉक्टर देखते तो नहीं बता देता कि इसको बुखार है, डॉक्टर को थर्मोमीटर यूज करना पड़ता है। थर्मोमीटर किसकी इन्वेंशन है? फिजिक्स की। स्टेथोस्कोप लगाता है, स्टेथोस्कोप लगा के बताता है जी इसका हार्ट रेट या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिजिक्स की इन्वेंशन है। स्पेग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, आपके बाजू पे बांधता है और ब्लड प्रेशर मेजर करता है, किसकी डिवाइस है? फिजिक्स की। इसका मतलब डॉक्टर इटसेल्फ कुछ भी नहीं था कर सकता जब तक फिजिक्स उसकी मदद ना करती उसके डिफरेंट बॉडी मेजरमेंट्स के लिए। तो फिजिक्स ने जब बायोलॉजी के अंदर या डॉक्टरेट के अंदर जाके काम किया तो वो उसका एक इंटरडिसिप्लिन था। जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब काम किया तो एस्ट्रोफिजिक्स बन गई, बायोलॉजी में फिजिक्स ने जब काम किया तो वो बायोफिजिक्स बन गई, केमिकल्स में जब फिजिक्स ने काम किया तो केमिकल फिजिक्स बन गई, इंजीनियरिंग में किया तो इंजीनियरिंग फिजिक्स, जियोलॉजी में किया तो जियो फिजिक्स, मेडिकल में किया तो मेडिकल फिजिक्स, ओशंस में स्टडी में किया तो ओशनोग्राफी बन गई। फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक भी एक अपने अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है। जैसे आपने सुना होगा अक्सर कहा जाता है तानसेन जो है उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने आगे एक चिराग रखता होता था और सुर लगाता था, वो चिराग रोशन हो जाते थे, क्योंकि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइंस कहती है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हर चीज एनर्जी लेती है अपने आप को मूव करवाने के लिए या अपनी इन मूवमेंट के लिए। तो साउंड माइट क्रिएट रेजोनेंस और वो ऐसा काम भी करवा सकती है। जैसे एक कहा जाता है बरखा राग,
साउंड म्यूजिक है, तो राग जब लगाया जाता है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी इस तरह से मैनेज की जाती है कि बादलों से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ कहानी का किस्सों कहानियों की बातें नहीं है, ये फिजिक्स आज हमें ये एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये खास फ्रीक्वेंसी पे जब हम साउंड को ट्यून करते हैं तो हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं। कॉमन एग्जांपल तो आपके सामने, अगर आप बहुत लाउड म्यूजिक चला रहे हो तो आपको पता है शीशे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, ये भी फिजिक्स की एग्जांपल है। तो ये सारा जो है ये एरियाज और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज है। अच्छा, अब स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होता है अगर एमसीक्यू आ जाता है कि बताएं जी पार्टिकल फिजिक्स इज द एरिया और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। अब बच्चे ने देखा हुआ है कि जिसके लास्ट में फिजिक्स आएगा वो सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं, लेकिन ये निशानी नहीं है। जैसे देखिए हम एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं, इनके लास्ट में फिजिक्स आता है। तो जब मैं पूछूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स तो बच्चे के जहन में यही है कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने ये याद रखना है कि जो फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाएगा वो एरिया, और जो फिजिक्स के साथ किसी और सब्जेक्ट में स्टडी किया जाएगा वो इंटरडिसिप्लिनरी है।